चले। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 से 20 है ना, उसके अंदर जो 5 Ws है ना, उसका अंडरस्टैंड करना आपका बहुत जरूरी है। अब हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ चार्ट यूज टू कैलकुलेट चाइल्ड्स ग्रोथ स्टेटस। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है? चाइल्ड्स ग्रोथ स्टेटस कैलकुलेट जो करना है, और इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ चार्ट। ठीक है, तो वो हमारा पैराग्राफ ए ही था, हम ए पे जाएंगे। इसमें हम पढ़ते हैं, पढ़ते हुए हम जाते हैं द मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रंस ग्रोथ रोल ऑफ स्केल, तो नीचे था तो हम नीचे आ जाएंगे। रेफरेंस वैल्यूज फॉर असेसिंग मॉनिटरिंग वेट हेल्थ हैज बीन डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रेफरेंस वैल्यू ऑफ असेसिंग मॉनिटरिंग वेट, ये तो वैल्यू एंड स्टैंडर्ड हमारा कीवर्ड था। क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ स्टेटस, prevention in perform the child growth. The choice of child depends on the age and gender of the for children age modification. The use growth chart should be used. ठीक है, growth chart should be used for children that can be used whenever it is important to ensure that। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा था द चॉइस ऑफ चार्ट डिपेंड्स अपॉन द एज एंड जेंडर। अब हमने कीवर्ड देख लिया, हमारा कीवर्ड था ग्रोथ स्टेटस और व्हाट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ। तो जो चॉइस है वो इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। ठीक है, आपने एक इसने मुझे बताया था भी आंसर में, वेरी गुड। द चॉइस ऑफ चार्ट डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन द एज एंड जेंडर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें मैं देखना चाह रहा हूँ कि ग्रोथ स्टेटस का जिक्र क्या है। डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ चार्ट डिपेंड्स अपॉन द एज जेंडर ऑफ द चिल्ड्रन फॉर विच ग्रोथ स्टेटस इन सीडीसी इन्फॉर्म द चाइल्ड हुड। क्योंकि देखिए, मैं एक तो बात आपकी समझ आ रही है मुझे कि ये जवाब इसका एज एंड जेंडर है, लेकिन मैं जो आपको चीज सिखाना चाह रहा हूँ वो ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर जवाब मिल भी जाए ना, तो आपने कुछ सेकंड्स के अंदर इसको जस्टिफाई जरूर करना है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स हैं, वो उसके अंदर मैच होने चाहिए। जब आप रियल एग्जाम में भी पेपर कर रहे हो ना, बाजू का उन्होंने डिस्ट्रैक्टर्स रखे होते हैं पेपर के अंदर, आपको ऐसे लगता है जैसे यही जवाब आना है। आप कीवर्ड्स मैच नहीं करते, वो कहीं ना कहीं और कीवर्ड्स पड़े होते हैं पूरे, और आप जवाब लिख के आ जाते हो वही। तो मेरे साथ ऐसा रियल एग्जाम में तो खैर मुझे अब पता नहीं, क्योंकि रियल एग्जाम में तो आपको पता नहीं चलता आपके पेपर ही था, लेकिन अक्सर मॉक टेस्ट के अंदर जब हम इंसान देता है ना खुद से भी या किसी अकेडमी में जाके, तो आप जब पेपर आपको दोबारा आपको मिले ना, तो आप देखें कि आपने जल्दी में ये लिख दिया था, अगर उसको क्रॉस चेक करें तो उसका जवाब कहीं और पड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्रोथ स्टेटस है ना, उसका जिक्र यही है, द चॉइस ऑफ चार्ट डिपेंड्स अपॉन द एज एंड जेंडर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ये चॉइस ऑफ चार्ट में तो चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन चार्ट शुड बी यूज ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट ग्रोथ स्टेटस तो थोड़ा सा मैंने कम हाईलाइट की है इधर, लेकिन चार्ट्स ग्रोथ चार्ट्स को या ग्रोथ स्टेटस में उसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इसमें से आपने करना हो, अदरवाइज फिर मैं आपको मेन टिप्स दूं। और आपने अब आज जिस तरह मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डायसेक्ट की है ना, इसका मतलब ये है आपके साथ डायसेक्ट करने का। अब नेक्स्ट आपने जितने भी रीडिंग ये करने हैं ना, हर पेपर तो नहीं मैं अब आपसे डायसेक्ट कर सकता ना, क्योंकि हमने आगे आगे चलना है, फिर हम बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, और राइटिंग भी आप लोगों की साथ साथ चल रही है। मैंने काफ़ी लोगों के लेटर चेक करने हैं, तो मेरी छुट्टी नहीं कोई आ रही, जिस वजह से ना मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे मेरी छुट्टी है। तो बाय द संडे मैं जितने भी लेटर्स मुझे सेंड किए हैं ना लोगों ने, उनका रिटर्न फीडबैक उनको दूंगा। ठीक है, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो ज़्यादा, तो फिर वो आगे उसको जो है ना अगले लेटर्स को लिखेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस 15 से लेके 20 तक कोई और क्वेश्चन हो जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो तो वो मैं कर लूँ, अदरवाइज वो फिर आप कीवर्ड की मैं शेयर कर दूंगा आज, तो उसके साथ आप क्रॉस चेक करके उसको जस्टिफाई कर लीजिए। सर वो 14 का आंसर ग्रोथ चार्ट है। कौन से वाला? 14। 14 का आंसर है आपका एज एंड जेंडर, क्योंकि उसने कोई पूछा कि व्हाट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ चार्ट, कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करती है ना। तो जो चीज इन्फ्लुएंस करती है वो करती है एज एंड फैक्टर। उसने क्या कहा, द चॉइस ऑफ चार्ट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन क्या होता है कि वो इस चीज पे उस चीज को इन्फ्लुएंस वो कर रही होती है। तो जो जो चार्ट्स होते हैं ना, उनको किस चीज से डिफाइन किया जाता है, किस चीज कौन सी चीज उनको हेल्प करती है चार्ट्स को मैयर करने में, वो होती है एज और जेंडर। किसी भी पेशेंट का जो वेट देखना होता है ना, बीएमआई देखना देखना होता है, तो आपको पता था हम कौन सी चीज पूछते हैं, एज और
जेंडर तो नहीं पूछते, लेकिन एज तो लाजमी पूछते हैं ना, कि एज और हाइट जो वेट होती है उससे पूछते हैं। तो यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चों का होता है ना, बच्चों के अंदर ये होता है कि तो जो जी जो इन्फ्लुएंस करता है ना टाइप्स ऑफ चार्ट यूज करने के लिए, तो उनका वेट हमने ग्रोथ चार्ट, ग्रोथ स्टेटस कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो डिपेंड करता है उनकी एज और जेंडर पे। एज और जेंडर से जो है ना, बच्चों में वो क्या करते हैं कि उसकी जो ग्रोथ है ना वो मॉनिटर करते हैं, कि मेल है तो इतना ग्रो कर रहा है तो ठीक है, फीमेल है और इसकी इतनी एज है तो इतना ग्रो कर रहा है तो ठीक है। दोनों चीजें साथ साथ वो देख रहे होते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। समझ आई? जी हाँ। तो यहाँ पे मैं वो आपको बताना ही चाह रहा था कि यहाँ पे जब आया ना, द चॉइस ऑफ चार्ट डिपेंड्स अपॉन, तो यहाँ पे वो ये किस चीज से मैटर करता है कि आप इन द टाइप्स ऑफ चार्ट यूज टू, ठीक है, यूज टू जो है ना वो डिपेंड्स पे आता है, यूज टू जो है वो डिपेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो डिपेंड उस पे करते हैं और यहाँ पे यूज वो किए जाते हैं, ये एक ही चीज है। इस तरह ओईटी के अंदर भी आपको सेम इसी तरह मिलना है, कि जो कीवर्ड्स होने हैं ना, जो सिनोनिमस लैंग्वेज होनी है, वो ऐसे पैराफ्रेज करके लिखी होनी है। अब एक ही बंदा जब ये बताना चाहेगा कि आई आई एक बंदा कहता है कि आई यूज टू मेजर द चाइल्ड वेट बाय एज एंड जेंडर, ठीक है, और एक बंदा बोल रहा है कि द चॉइस ऑफ चार्ट डिपेंड्स अपॉन द एज एंड जेंडर। एक बंदा कह रहा है आई यूज टू, और दूसरा कह रहा है चाइल्ड चार्ट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो ये इस तरह वो कीवर्ड्स को पैराफ्रेज करके लिखते हैं। आपने जब अपने रियल पेपर या मॉक टेस्ट भी आपको अगर देंगे जब हम ओईटी सैंपल वाले, तो उसके अंदर आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, इसी तरह के आपने कीवर्ड्स को मैच करना है, ठीक है। अच्छा, ये की आंसर है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप ना अपने जो जो आंसर्स आप लोगों ने लिखे हुए थे, आप उनको क्रॉस चेक कीजिएगा, और जो कीवर्ड्स, मेन काम आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को समझना है, 5W को समझना है, और उसके अंदर जो कीवर्ड्स है आपने उसको जस्टिफाई करना है कि कैसे उसके अंदर मैच करें। अगर स्टिल आपको 15 से लेके 20 के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जो जो अभी मैंने आपको 1 से लेके 14 तक मैंने आपको जस्टिफाई जो की है ना, इसकी तो वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी है, अगर उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे क्वेश्चन मेरे साथ मैसेज पे बात कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा कि क्या उसकी जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट, ये वो चीज़ आपको मैं बता रहा था कि 5Ws है, ये आपको हेल्प करते हैं कि आपका आंसर, आपका क्वेश्चन किस टाइप और आंसर आपने लिखना क्या है, किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हो, कौन सी चीज़ आपने लिखनी है। जिस तरह इसमें व्हाट इन्फ्लुएंस लिखा हुआ था ना, तो व्हाट इन्फ्लुएंस जो था वो हमारा, ये चीज़ हमने ढूंढनी थी कि कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है चार्ट रेट को ना कैलकुलेट करने के लिए। सॉरी, तो वो आपने उस तरह से टाइप देखा, फिर हमने जो बाकी हमारे कीवर्ड्स थे, कैलकुलेट और ये चीज़ें यूज टू कैलकुलेट, वो हमारे कीवर्ड थे जिनको हमने मैच करने की कोशिश उधर की है। इसी तरह बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं आप फिर मैच कर लेते हैं। ये वर्ड सर्च का भी मैंने बताया हुआ है, ये खेलते रहे, तो ये खेलते रहेंगे तो आपका माइंड की ना ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहेगी, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज मैं कोशिश करूंगा अनकरीब और बना के रख लूँ आपके लिए। इस तरह की एक्टिविटीज आपको भेजी जाए, ये आप सॉल्व किया करें, ठीक है। एक मैंने और चीज़ आपसे शेयर शायद पहले की कि नहीं, कि ये भी कर दूं, कि जो गूगल पे आपके दिए होते हैं ना, आप पढ़ते हैं आर्टिकल्स दिए होते हैं कोई भी, तो उन आर्टिकल्स की हेडिंग्स को पढ़ के ना उसको इमेजिन किया करें या गेस किया करें कि अंदर बात क्या हो रही है। ये आपको हेल्प करेगी सिलेबस लैंग्वेज सीखने में। और एक रीडिंग को इम्प्रूव करने का तरीका आपका ये भी स्पीड रीडिंग को, कि आप ना जो चीज़ सुन रहे होते हैं ना उसको सुनने की बजाय आप उसके सब टाइटल्स ऑन करके ना उनको देखा करें, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर मैंने ना नेक्स्ट सेशन एक और लेना है, फिर उसके लिए रिक्वेस्ट आए। सर मैंने सर एक्सक्यूज मी हाँ जी, हाँ जी, पूछे। सर मैंने इसमें हाँ जी, हेलो। सर आवाज आ रही है। अब आ रही है, बिल्कुल, हाँ जी, तो एज एंड जेंडर मैंने लिखा है जेंडर, जबकि की में दी एज एंड जेंडर है, तो द लिखना ये जरूरी है। देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं ना, मैंने तो हम्म। जो टीचर से पढ़ा था ना, उन्होंने कहा था कि इसके नंबर नहीं कटते, ठीक है। ओके। लेकिन ये है कि आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है, आपकी स्पेलिंग ठीक है, आपने अगर एज एंड जेंडर लिख दिया है ना, तो आपका जवाब ठीक है, जैसे, ठीक है। ठीक है सर। सर लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं।
वर्ड हम्म। सेल्फ स्टीम और डिप्रेशन, हमने तीनों वर्ड्स लिखने या तीनों इसमें से तीनों 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 लिख लो। अच्छा, ओईटी के अंदर ना इतना मुश्किल ऐसा जवाब आता नहीं है जिसके तरह लेंथी जवाब हो। ये बनाया तो यूट्यूब वालों ने हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है पेपर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए हेल्प सीखने के लिए बहुत अच्छी थी, जो रियल ओईटी एग्जाम में भी आपको आनी है। लेकिन कुछ चीज़ें कोई कमी पेशी तो आपको पता होती हैं। आर्टिकल्स का ना मैं आपको फिर यही बताऊंगा कि आर्टिकल्स जो है ना वो लिखना ना ज़रूरी होता है। उसके रीज़न है। देखिए, आर्टिकल जो है ना वो डिफाइन करता है, खासकर जब आप पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, ठीक है, जो 14 से 20 के अंदर है, ये मेरी बात याद रखिएगा। जो 14 से 20 तक के आंसर है ना, अगर उसमें कहीं आपके क्वेश्चन से पहले आर्टिकल लिखना, तो आपने लाजमी आर्टिकल, जैसे अब एक्शन प्लान है 18 पे देखे ना, एन एक्शन प्लान है, तो जो आर्टिकल होते हैं ना खाली जगह के अंदर, वो उधर नहीं लिखना जरूरी होता। उधर आप अगर ना भी लिखे ना तो वो चल जाएगा। लेकिन जो आपके क्वेश्चन है ना 14 से 20 तक, क्योंकि वहां पे आपने सिर्फ आंसर लिखना होता है। मेरी बात समझ आई? हेलो। सर आपकी आवाज कट जी रही सर। थी। हाँ, अभी अभी समझ आई। मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं ना 14 से 20, जिसके अंदर सिर्फ आंसर लिखना आता है, अगर उसमें कहीं भी आर्टिकल आता है आपके आंसर से पहले, तो आप आर्टिकल को मिस ना करें, सेफ साइड आप लिखें। जैसे एन एक्शन प्लान आया आंसर, एक्शन प्लान भी इसका जवाब जो है ना वो ठीक है, क्योंकि मैंने जिनसे पेपर अपने चेक करवा रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने तो मेरी कभी आर्टिकल की गलती नहीं निकाली। ठीक है। और मैंने एक ओईटी के जो टीचर्स है ना उनको मैसेज भी किया था, तो उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि अगर आपका जवाब आपने बाकी चीजें ठीक लिखी है ना, तो आर्टिकल के नंबर आपके नहीं कटते। बट और सेफ साइड में आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग जो 14 से 20 के क्वेश्चन होते हैं ना, उनके अंदर अगर आपके ऑप्शन के अगर आर्टिकल लगा हुआ है, तो आप आर्टिकल लाजमी लिखें। अभी ये क्लियर है? सर मेरी दो मिस्टेक्स हुई हैं इसमें। हाँ हाँ, चले। दो कौन कौन सी नहीं? सर एक लॉन्ग टर्म तो आपने क्या और लिखा था उसमें? एक उसमें मैंने लिखा था डाइट। हाँ ठीक है, अपने डाइट में। चलिए, अब उसको क्रॉस चेक कीजिएगा, आपने डाइट जो लिखा था, आपने कीवर्ड्स देखे थे सही? आपने मतलब अभी तो आपको पता चल गया कीवर्ड जैसे मैंने बता रहा था आप, लेकिन आपने क्या सोच के लिखा था वो आपकी मिस्टेक थी। उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने क्यों वो मिस्टेक की, ताकि दोबारा आप उस ट्रैप में ना आए, वो जो ट्रैप लास्ट टाइम आप इसमें फंस गए 13 वाले। चले, ठीक हो गया। अभी ये है कि एक चीज़ सुन ले, अब हम ना कल होपफुली हम रीडिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं जी आपके साथ ना मटेरियल शेयर करता रहूँगा जितना भी मैक्सिमम है रीडिंग का, ठीक है? पेपर आप लोगों ने खुद अपनी मर्जी से जितने निकाल सकते हैं। सिर्फ ओईटी स्टैंडर्ड के नहीं शेयर करने, वो मैं आज बाय टू नाइट मैं ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओईटी स्टैंडर्ड के पेपर ना करें, क्योंकि वो हम अब जैसे आपका रीडिंग खत्म होगा ना, फिर हम मॉक टेस्ट आपके लेंगे, मैं आपको दूंगा कि आप इस पेपर को ना पूरा कंप्लीट करें। असल आपकी जो ओईटी की वैल्यूएशन होनी है ना, वो ऐसे होनी है कि आप कहीं भी घर में बैठे या किसी लाइब्रेरी चले जाएं, कोई आपके पास है घर में, वो ऐसा टाइम देखा। मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, मैंने क्या टाइम चूज किया हुआ, रात के 10 बजे। तो रात के 10 बजे पढ़ाते हुए देखिए कितनी आसानी है कि इस टाइम शोर नहीं होता, डिस्टरबेंस नहीं हो रही मुझे भी। अदरवाइज अगर मैंने आपके साथ टाइम 4 बजे का रखा था, तो माइट भी मेरा कोई बच्चा आ रहा था डिस्टरबेंस के लिए, कोई फैमिली मेम्बर दूसरा इर्द गिर्द आ रहा था, तो वो डिस्टरबेंस होती है, फिर टीचिंग में भी डिस्टरबेंस होनी थी और मुझे भी डिस्टरबेंस होनी थी ना पढ़ाते वक्त, और आपको भी समझने में प्रॉब्लम ज्यादा आनी थी। तो आप लोगों को भी जब पेपर देना है ना, जब आपने अपने प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, रीडिंग और लिसनिंग, स्पेशली रीडिंग और लिसनिंग, राइटिंग में एग्जाम्पशन है, राइटिंग जैसे मर्जी आप करें, लेकिन रीडिंग और लिसनिंग जब आपने कंप्लीट पेपर देने हैं ना ओईटी वाले जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपने कैसे देने हैं कि आपने सेपरेट बैठना है कहीं जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपने लिसनिंग से स्टार्ट करना है, जैसे ही लिसनिंग खत्म होगा उसको अपने साइड पे रख देना है और रीडिंग शुरू कर देना है। रीडिंग ये खत्म होगा उसको साइड पे रख देना है अलार्म लगा के,
रीडिंग BC शुरू करना है, उसका टाइम पूरा होगा, उसको साइड पर रखें। उसकी वैल्यूएशन आपने खुद भी, मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे आपने खुद अपने पेपर की वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। जितने ठीक है वो आपके एग्जैक्ट मार्क्स है। अपनी वैल्यूएशन आप अगर एक्यूरेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करेंगे, क्योंकि वहाँ अगर आप अभी से दखल कर लेगी कि चलो मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगेगा मेरे नंबर ज़्यादा है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आप अपनी वैल्यूएशन ठीक करेंगे ना, टाइम खत्म हो गया, पेपर साइड पे, एक्स्ट्रा टाइम ना लें, ताकि आप वो अपने आप को वैल्यूएट करें कि आप कहाँ पे वीक है, फिर उस वीकनेस पे आप ज़्यादा काम कर सकें। और लिसनिंग का ये है कि जब आप लिसनिंग पेपर करते हैं, अगर आपने मोबाइल पे आपने रिकॉर्डिंग जो भी ऑडियो को सेंड की जाएगी, लिंक सेंड किया जाएगा, उसको मोबाइल में सेव कर लें यूट्यूब के अंदर, एयरप्लेन मोड पे लगा के आपने फिर उसको जो है ना एग्जाम को करना है। अदरवाइज बीच में मैसेज आ रहे हैं या कोई कॉल आ रही है तो वो डिस्टर्बेंस होगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस को सही एवेलुएट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, तो ओके। अभी कोई क्वेश्चन तो अगर होगा तो मुझे पर्सनली कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। और सेकंड ये है कि जो मैंने ग्रुप बनाए हैं ना, स्पेशली लोगों को मैंने बताया हुआ है जो पेड पर्सन है, तो वो ग्रुप में ऐड है, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन हुई है कि नहीं, कि आपको एक रोल प्ले सेंड कर दिया जाएगा, आप उस रोल प्ले को सुने, और जो पेयर आपका बना हुआ है ना, आप उनसे कोऑर्डिनेट करें। अगर आपका पेयर से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, कोई मसला है, तो मुझे बताएं, मैं आपको कोई नया पेयर बना दूं। अदरवाइज क्योंकि देखें वो अभी से आपको हेल्प आउट करेगा आपकी स्पीकिंग इंप्रूव करने में। और स्पीकिंग का मैं एक टिप दे दूं अभी से, कि स्पीकिंग के लिए ना आप सीख सकती हैं, कुछ सिलेक्टिव फ्रेजेस होती हैं कि ये फ्रेजेस हैं, लेकिन आपने जब रोल प्ले करनी है ना अपने कोलीग के साथ, तो आपने रट्टे रटाए नहीं, आपने कोशिश करना है जो सिचुएशन बन रही है ना, जो वो बोल रहा है, उस सिचुएशन में आपने खुद से किसी न किसी चीज को फिट करना है। ठीक है, पहले से सोच के नहीं रखना कि अच्छा यार आज मैंने ये फ्रेजेस बोलनी है, आज मैंने ये सारा ऐसे फिट करना है। उससे क्या होगा कि रियल एग्जाम में सिचुएशन अगर कोई भी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपसे पता नहीं कैसे क्वेश्चन, किस तरह का उसका वे ऑफ टॉक होगा, तो आप उस वक्त अपने क्रिटिकल थिंकिंग को यूज नहीं कर पाएंगे। अभी से आपने क्या करना है कि आपका जो पेयर बना है इस वीक के लिए, हर वीक में चेंज होता रहेगा, मुख्तलिफ लोगों से आप बात करें, ताकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आए, और सडनली अगर आप कोई कन्वर्सेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाए। ठीक हो गया, चले, ओके।